ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, एक मिनट यार होल्ड करना जरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉलेज में, दरवाजा बजा दो ना जोर से, बेल की आवाज ही नहीं होती। दो दरवाजे पे जोर से कुछ मारो। मैं कर देता हूँ, फोन करके पूछता हूँ। सॉरी यार, एक मिनट जरा वेट करना। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टार्ट करें? यस सर, आवाज आ रही है, स्टार्ट करें। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमने आज स्टार्ट करना है। ये आपके पूरे कोर्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, और जो है इसको अगर आप फोकस्ड होके समझोगे तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना भी पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसमें छोटी छोटी बहुत सारी कैलकुलेशन है, वो सारी कैलकुलेशंस आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आप वो कैलकुलेशन नहीं समझोगे सही से तो आप कैश फ्लो का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। सब मैं बोलता हूँ, पूरी अकाउंटिंग में अगर सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैं बोलूँ तो वो कैश फ्लो है, और ये जो है वो मतलब मैनेजरियल लेवल के लोगों को भी जो है ना वो समझ नहीं आ रहा होता, कहीं ना कहीं वो भी स्टक हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी ये बहुत डिफिकल्ट है कैश फ्लो। कंपनीज में भी जो है वो मैनेजर्स जो है वो काफी स्ट्रगल करके, एफर्ट करके कैश फ्लो बनाते हैं। और अगर स्टूडेंट लेवल की मैं बात करूं तो उसमें भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। ठीक है, बट हाँ अगर आप जो है वो इसको टेक्निकली पढ़ोगे, लॉजिक्स के साथ पढ़ोगे तो फिर ये आसान होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लूं, बट इसमें आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जिनकी आज क्लास गई उनका कैश फ्लो का क्वेश्चन गया, और आने वाली क्लासेस में अंटिल कैश फ्लो एंड नहीं हो जाता, अगर आप जो है वो एक भी क्लास मिस करोगे तो पूरा कैश फ्लो का टॉपिक आपका जाएगा। ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई मैंने जो है वो मीटिंग भी लॉक कर दी है, क्योंकि जिनको फिक्र नहीं है वो आराम से घर पे बैठे और सुकून करें। ठीक है, जितना उनको हो गया है उसमें वो पास हो जाएंगे, और वही वो अटेम्प्ट कर लें क्वेश्चन जो इजी वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से। तो सबसे पहले ये आपसे कह रहा है कि भाई पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट, कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्यों बनाई जाती है। देखिए, बाकी स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ी है,
बैलेंस शीट आपने जो है वो पढ़ी है इससे पहले। देन स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी ये हम पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो बेसिकली आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं किसी भी बिजनेस के बारे में। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, इसका पर्पस है कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल रही होती हैं। सो बेसिक पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज is to provide information about the cash receipts and cash payments। सिंपल सी बात है, ठीक है। अ बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ बिजनेस एंटिटी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड वो 6 मंथ्स का भी हो सकता है, क्वार्टर का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, या फिर वो पूरा जो है वो आपका एक ईयर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड जो है वो क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। तो जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड में जहां जहां से आपने कैश रिसीव किया है और जहां जहां आपने कैश की पेमेंट की है, ठीक है, जो कैश का फ्लो है, ठीक है। तो दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है इनफ्लो और दूसरा होता है आउटफ्लो। तो आपकी कंपनी में जो पैसा आया है और आपकी कंपनी में से जो पैसा जो है वो बाहर गया है, जो आपने पे किया है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल रही होती है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। सेकेंडली आपसे ये जो है वो कुछ और चीजें भी शेयर कर रहा है कि कैश फ्लो से जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो क्या है। द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लोज इन फ्यूचर पीरियड्स। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है रिलेटेड टू कैश फ्लोज, और फ्यूचर में वो प्रिडिक्शन आप कर सकते हो कि कंपनी कितने जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर सकती है। तो कंपनी की जो है वो फ्यूचर की जो कैश फ्लो जनरेशन की एबिलिटी है वो आपको इससे पता चलती है। एबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन एंड टू पे डिविडेंड, ठीक है। तो ये भी आपको पता चलता है कि कंपनी के पास कितना कैश है, क्या वो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती है, और डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को दे सकती है। ये भी आपको कैश फ्लो से पता चलता है। द कंपनीज नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। अगर कंपनी के पास कैश फ्लो शॉर्ट है तो इन दैट केस कंपनी को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, कंपनी को लोन लेना पड़ेगा कहीं से। तो वो कितना लोन उसको लेना पड़ेगा, इसकी नीड भी जो है वो आपको पता चलती है इसी स्टेटमेंट से। रीजन फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द अमाउंट ऑफ नेट इनकम एंड द रिलेटेड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नेट इनकम जो होती है एक पीरियड की, ठीक है, और कैश जो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है, यानी कि वो दोनों सेम नहीं होते। फॉर सपोज अगर किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पे पीरियड के एंड पे जो है वो नेट इनकम आ रही है 1,00,000 100,000, सही है, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी 1,00,000 हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि जब हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हम लेते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट, एमोर्टाइजेशन। ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनके ऊपर कंपनी का कैश खर्च नहीं होता, कैश का फ्लो नहीं होता। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, और नेट इनकम को कंप्यूट करने के लिए हम इनको जो है वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई नेट इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डिफरेंट होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डिफरेंट होती है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम की तमाम सेल जो है वो कैश पे नहीं होती है, अकाउंट रिसीवेबल भी इन्वॉल्व होता है, सही है। तो सेल जो हम लेते हैं वो तो हम टोटल सेल लेते हैं जिसमें क्रेडिट सेल, कैश सेल दोनों शामिल होते हैं। तो नेट इनकम पे पहुंचने के लिए आप जो सेल लेते हो उसमें कैश और क्रेडिट सेल दोनों होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो उस तमाम सेल का हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी सेल जो आप क्रेडिट पे करते हैं उसका कैश फ्लो पेंडिंग होता है, उसका कैश आपने रिसीव नहीं किया होता। तो दैट्स वाई ये सेकेंड रीजन है कि आपकी नेट इनकम का जो फिगर होता है वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो के फिगर से डिफर कर जाता है, सही है। फर्दर इसको हम आगे इंशाल्लाह स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल दो जो है वो मेन रीजन मैंने आपको बता दी हैं, और ये आप
अपने जहन में रखना। देन आपके पास है बोथ द कैश। जी मुझे फर्स्ट रीजन दोबारा बता दें, सेकंड आ गया समझ में। कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा है, अर्ज की है कि आगे अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाएंगे तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल दो बातें आपने जहन में रखनी है कि क्रेडिट सेल्स की वजह से और नॉन कैश एक्सपेंसेस की वजह से जो कैश का हमारे पास फिगर होता है वो और नेट इनकम का फिगर जो है दोनों डिफर करते हैं एक दूसरे से। सही है, बाकी मैं इसको आगे स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल जस्ट थ्योरी जो है वो आप अपने जहन में रखते जाओ। बोथ द कैश एंड नॉन कैश aspects of the company's investment and financing ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड। तो आपको कैश और नॉन कैश एस्पेक्ट्स पता चलते हैं, आपको ये पता चलता है कि कौन से नॉन कैश आइटम जो है वो इन्वॉल्व हैं कैश फ्लो जो है कैलकुलेट करने में, वो आपको पता चलता है, क्योंकि जितने भी नॉन कैश आइटम है वो ऐड बैक करते हैं, वो भी आगे स्टेटमेंट में चल के ही समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन का भी आपको पता चलता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है, देखो कंपनी की मेजर 3 एक्टिविटीज होती हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कहलाते हैं, थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब यह है कि कंपनी रोजमर्रा के जो काम कर रही होती है, फॉर सपोज अगर वो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है तो वो जो है वो प्रोडक्ट को परचेज कर रही होगी और उसको सेल कर रही होगी, तो ये उसका ऑपरेशन है। अगर वो सर्विसेज का बिजनेस है तो वो सर्विस को जनरेट कर रही होगी और सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, तो ये उसका ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो प्रोडक्ट को जो है वो बना रही होगी और फिर उसको सेल कर रही होगी, तो ये उसका ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो इस ऑपरेशन से जो कंपनी का कैश फ्लो जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि डेली के जो उसके ऑपरेशन है उससे जो कैश फ्लो हुआ, चाहे वो इनफ्लो है चाहे आउटफ्लो है, तो उसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करते हैं और हम ये बोलते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट बना रही है और सेल कर रही है, तो भाई प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको पहले तो आउटफ्लो करना पड़ेगा ना, मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है वो बेयर करना पड़ेगा, तो ये आउटफ्लो होगा, यानी कि पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा। देन वो उस प्रोडक्ट को सेल करेगी तो फिर पैसे इनफ्लो होंगे, फंड्स इनफ्लो होंगे। ठीक है, सो ये इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एंड देन हम इसका नेट डिफरेंस निकाल देते हैं कि कितना हमने रिसीव किया, कितना हमने पे किया, और नेट डिफरेंस क्या है, हमारे पास पैसे जनरेट हुए हैं या फिर हमने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए हैं। ठीक है, सो नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है एट द एंड या फिर पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, तो इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकेंड हमारे पास होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब ये कंपनी जो है वो अपने कैपिटल एसेट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, फॉर सपोज मशीनरी खरीद रही है, लैंड खरीद रही है, बिल्डिंग खरीद रही है, जितने भी फिक्स एसेट होते हैं, जब कंपनी अपनी फिक्स एसेट को परचेज करती है तो आउटफ्लो होता है, सेल करती है तो इनफ्लो होता है। ठीक है, फॉर सपोज कंपनी अगर बिल्डिंग खरीद रही है तो पैसा देना पड़ेगा उसको, आउटफ्लो होगा। अगर उसी बिल्डिंग को सेल कर दिया है तो पैसा वापस आ जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट और उनकी रीसेल, ये हमें जो है वो इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स एसेट की सेल परचेज को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें ये देखना है कि कंपनी जो है वो ये जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है ये ला कहाँ से रही है। तो कंपनी के पास दो मेजर रिसोर्सेज होते हैं, एक होती है लाइबिलिटी और दूसरा होता है कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो ये दो रिसोर्सेज होते हैं, तो कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो पैसा आ रहा होगा। ठीक है, उसी शेयर्स को ट्रेजरी स्टॉक बना के खुद परचेज कर रही है तो पैसा जाएगा। ठीक है, इसी तरह कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू कर रही है, ठीक है, तो पैसे आएंगे, बैंक से लोन ले रही है तो पैसे आएंगे। ठीक है, और अगर वही लोन वापस रीपे कर रही है तो पैसे जाएंगे। सही है, सो लोन जो होता है आपका लॉन्ग टर्म लोन, और सेकंड चीज आपका जो है ये कैपिटल की जो एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटीज की जो एक्टिविटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो ये तीन मेजर तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कंपनी पैसा खर्च भी कर रही होती है और यहाँ से पैसा जनरेट भी कर रही होती है।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हमने इन 3 एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हीं को अकाउंट फॉर करना होता है। तो उसी की ये बात कर रहा है कि भाई इसी स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन जो हुई है इस पीरियड में उसमें कितना कैश इन्वॉल्व था। ठीक है, तो कैश कितना डिसबर्स हुआ और कैश कितना जनरेट हुआ, तो ये भी आपको यही स्टेटमेंट बताती है। एंड द लास्ट वन इज कॉजेज ऑफ द चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बिटवीन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फॉर सपोज पीरियड के स्टार्ट में कंपनी के पास जो है वो 1 मिलियन का कैश मौजूद था और पीरियड के एंड में कंपनी के पास 1.5 मिलियन का कैश है, तो ये डिफरेंस कैश का आया है 0.5 मिलियन का। तो इसके कुछ रीजंस होंगे। रीजंस क्या होंगे कि थ्रू आउट द पीरियड कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट भी किया होगा, खर्च भी किया होगा। इसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी कैश जो है वो जनरेट भी किया होगा और वहां पर डिस्पर्स भी किया होगा। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी यही सब हुआ होगा और फाइनली जो है वो नेट कैश फ्लो हमारे पास आया होगा और उसको हमने ओपनिंग कैश फ्लो में ऐड करके एंडिंग कैश फ्लो निकाला है। सही है, तो ये पूरी ट्रांजैक्शन जो होती है थ्रू आउट द पीरियड उसका इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से आपका एंडिंग कैश फ्लो चेंज हो जाता है। तो ये पूरा भी आपको इसी स्टेटमेंट से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली कंपनी में कैश कहाँ से आया और कंपनी ने कैश कहाँ खर्च किया थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, और 3 कैटेगरी में हमने इसको देखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन 3 कैटेगरीज में देखना है कि कंपनी ने पैसे कहाँ से जनरेट किए और कहाँ पे खर्च किए। इस पूरी इंफॉर्मेशन को, इस पूरी स्टेटमेंट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर गिवन है, थ्योरेटिकल आप पढ़ोगे। मैं इनको एक स्टेटमेंट में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इसको पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आपकी मेन स्टेटमेंट में जाता हूँ जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी और मैं वहीं पर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जी, दिस वन। तो ये आपका है मैपिंग कैश फ्लोज। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड डायरेक्ट मेथड कहलाता है और दूसरा मेथड इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड की कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड में हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालते हैं वो डिफरेंट होता है जब हम इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालते हैं। सही है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों में जो है वो डिफरेंट होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो दोनों में हम अलग अलग तरीकों से निकालते हैं, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों में सेम होती है। तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। फर्क सिर्फ दोनों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों में सेम होंगे। पहली बात। दूसरी बात, दोनों तरह की कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 3 पोर्शन होते हैं। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 सेक्शन होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो चाहे वो इनडायरेक्ट मेथड हो। ठीक है, दोनों मेथड में ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये 3 सेक्शन होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो आप अलग तरीके से निकाल ले होगे और इनडायरेक्ट मेथड में अलग तरीके से निकाल ले होगे। तो ये जो इसने स्टेटमेंट दी है इसमें इसने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो हम जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देख रहा है मेरे पास यहाँ पर बुक में थोड़ा सा कटा हुआ है, अगर किसी के पास बुक है और वो ओपन कर ले जल्दी से तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल ये जो है वो डायरेक्ट मेथड है आपका। पहले वाला जो है मैं वैसे ही बता देता हूँ, भले से कटा हुआ है लेकिन हमें ये देख के ही पता चल जाता है कि ये डायरेक्ट मेथड है। और ये सेकंड वन जो आपको दिया है ये आपका जो है वो
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिया हुआ है, थर्ड वन आपको जो दिया हुआ है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड भी दिया हुआ है। तो इसने बोला है कि भाई देखो ये दोनों पोर्शन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में दोनों में सेम होते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों में अलग अलग होते हैं। अगर तो डायरेक्ट मेथड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस तरह से कैलकुलेट होगा, और अगर इनडायरेक्ट मेथड होगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ये वाला जो प्रोसीजर है, ये वाला जो मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कंप्यूट करने का, ये आप यूज करोगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। सही है। फिलहाल हम पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की, कि अगर डायरेक्ट मेथड होगा तो क्या होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सही है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन मकसद मैंने आपको बता दिया कि हमें इससे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमने थ्रू आउट द पीरियड कहाँ पर कैश खर्च किया है और कहाँ से कैश हमने रिसीव किया है, दैट्स इट। ठीक है। सिर्फ हम करते क्या है कि हम इसको तीन तरह की एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीन तरह की एक्टिविटीज में जो है ये डिवाइड हो जाता है। ओके। तो पहला हमारा जो है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और थर्ड वन जो है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन किस तरह से होती है वो हमें यहाँ पर इसने बताया है कि कैश, सबसे पहले हेडिंग आती है भाई ABM इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये आप लिख सकते हैं, ईयर एंडेड और आगे डेट आप लिख देते हैं, बिल्कुल जैसे बैलेंस शीट में आप लिखते हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर आप स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट लिखते हैं या फिर सिर्फ बैलेंस शीट लिखते हैं, और यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो लिखेंगे। ठीक है, बाकी हेडिंग आ जाएगी एज इट इज। देन इसमें तीन पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। देन हमारे पास आता है जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड पोर्शन हमारे पास आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सही है। तो हम अब पहले बात करते हैं किसकी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड में क्या क्या चीजें आएंगी। तो डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने अपने ऑपरेशन से जो कैश रिसीव किया और ऑपरेशन पे जो कैश खर्च किया, आपको ये बताना है। अब ऑपरेशन से कैश रिसीव कैसे हुआ, जब आप सेल करते हो कस्टमर को, तो कस्टमर से पैसे आते हैं भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, कस्टमर को जब भी हम सेल करते हैं, तो अगर क्रेडिट पे सेल करते हैं तो फिर वो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है, और फिर वो अकाउंट रिसीवेबल से पैसे हमें रिसीव हो जाते हैं। तो हमें जो पैसे रिसीव हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, ये आपको बता रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड कस्टमर से कितने पैसे आपने रिसीव किए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अदर ऑपरेटिंग कैश रिसीव, इसके अलावा भी अगर कोई आपने कैश किसी से रिसीव किया है, क्योंकि फॉर सपोज ऐसा भी होता है कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, उससे अर्न कर रहे होते हो, लेकिन आपको जो है वो कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप किसी और की, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने किसी और से प्रोडक्ट लेके सेल कर ली और अपना कमीशन उसके ऊपर अर्न कर लिया, तो उस कमीशन के पैसे आपके पास आ गए। कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग या लैंड है इस बिजनेस की, जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसका जो रेंट रिसीव होता है तो वो भी आपके पास पैसे आते हैं। तो अदर इनकम से भी, आपके अदर रिसोर्सेज से भी आपके पैसे आ सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई पैसे आए हैं तो अदर ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में वो आ जाएंगे। ठीक है, सो कस्टमर से ये पैसे आ गए, ये अदर रिसिप्ट आ गई, और उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर बैंक में आपके कोई पैसे पड़े हुए हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको बैंक ने दिया है, तो वो भी आप यहाँ पर कंसिडर करोगे, यानी कि आपके ऑपरेशन। कौन है भाई? की आवाज नहीं आ रही। आप कौन है मैडम? नाम बताइएगा। आपके इंटरनेट का मसला है, बाकी सबको आवाज आ रही है, बस ये आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, तो बेटा आपके इंटरनेट का मसला है, थोड़े से पैसे खर्च करके अच्छा वाला इंटरनेट ले लो बेटा, तो इंशाल्लाह ये वाला मसला नहीं होगा। सही है। ओके। सो ऑपरेशन में, ठीक है, आपके जो रोजमर्रा के ऑपरेशन है, डेली के ऑपरेशन है,
आपने जहां जहां से कैश रिसीव करना है उसको अकाउंट फॉर कर लेना है। तो ये 2-3 एग्जांपल इसने दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपके रिसोर्सेज हैं जहां से आप कैश रिसीव कर सकते हो या होता है तो वो आप यहाँ पर अकाउंट फॉर करोगे, ठीक है। बट मेजर इसने 3 बता दिए कि भाई कस्टमर से आप रिसीव करते हो, कोई अदर इनकम के पैसे हैं रेंट वगैरह के, कमीशन वगैरह के, तो वो भी अकाउंट फॉर करते हो। और अगर आपने बैंक वगैरह में जो है वो कहीं पर फॉर सपोज कोई अमाउंट डिपॉजिट करवाया हुआ है फिक्स अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी आप अकाउंट फॉर करते हो। तो ये तो आ गए वो पैसे जो आपने रिसीव किए। अब ऑपरेशन में या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप खर्च भी करते हो। तो खर्च कहाँ कहाँ करते हो? सबसे मेजर चीज जो है वो एम्प्लॉइज को सैलरीज देते हो, तो कैश पेड टू एम्प्लॉइज, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। और सेकंड, आप जो सप्लायर्स को अपनी पेमेंट करते हो, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस हो तो आप प्रोडक्ट को खरीदते हो, सप्लायर को पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो तब भी आप सप्लायर से मटेरियल परचेज करते हो, उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो वो कैश जो आप अपने सप्लायर को पे करते हैं और एम्प्लॉइज को पे करते हैं वो आपने यहाँ पर अकाउंट फॉर कर लिया और वो माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है? ये क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है, ये पैसे आपने दिए हैं, ठीक है। ये पैसे आए हैं ये प्लस होंगे, ठीक है, और जो पैसे जाएंगे वो माइनस होंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपल सा रूल है, जो पैसे आए वो आपको ऐड करने हैं और जो पैसे आपने खर्च कर दिए वो माइनस करने हैं, ठीक है। कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, उसको समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जो माइनर कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ी डिफिकल्टीज है उसके अंदर। तो उसको हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह देखेंगे। तो पहले आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से माइंड में बिठा लो, आपको क्लियर हो कि किस तरह से हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, प्रोसीजर उसका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, ये आपको क्लियर होगा तो फिर बाकी कैलकुलेशन की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। देन ये आपसे कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट पेड, अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है बैंक से तो आपको इंटरेस्ट देना भी पड़ सकता है। इंटरेस्ट दोगे तो पैसे जाएंगे भाई, सिंपली माइनस होगा। इसी तरह इनकम टैक्सेस आप पे करते हैं तो वो भी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां जहां से पैसा आया वो आपने कंसीडर कर लिया और जहां जहां आपने पैसे खर्च किए वो आपने कंसीडर कर लिया, और ये ऑपरेशन की बात हो रही है, ठीक है। हो सकता है आप कोई लैंड खरीदो और वहां पर भी आपको पैसे देने पड़े, लेकिन लैंड खरीदना और उसके अगेंस्ट पैसे देना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि लैंड एक फिक्स एसेट है, ठीक है। तो फिक्स एसेट जब भी आप परचेज करोगे वो हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ये चीज आपको माइंड में बिठानी पड़ेगी कि भाई फिक्स एसेट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब रोजमर्रा के काम, सेल परचेज, ठीक है, या सर्विसेज की जनरेशन और सर्विसेज की सेल, ठीक है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट बनाना और उसको सेल करना, ये सारे मामलात ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाते हैं। तो इनसे जो कैश जनरेट हुआ और इन पे जो कैश आपने डिस्पर्स किया इसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। डन है भाई? फसीहा, हेलो, फसीहा आवाज आ रही है आपको? यार सर मेरे ख्याल में ना मैं उस जरा वहां चला जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर ना इंटरनेट का शायद इशू हो रहा है। जी फसिया, आवाज आ रही है अभी? जी सर अभी आ रही है। वेरी गुड। ये क्लियर हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला? थैंक यू यार। यस सर। किसी को समझ में नहीं आया बेटा यहीं पूछ लो। सर रिपीट कीजिएगा सर, आवाज क्लियर नहीं है। यार देखो तुम्हारा तो इंटरनेट का मसला है ना लड़की, और ये हर दफा का नहीं है, ये सॉरी आज का नहीं है, ये हर दफा का है। इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि अपना इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा उसको देखो। चलो खैर, ये होता रहेगा रिपीट, आगे क्वेश्चन भी करेंगे फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा। फिलहाल सिंपल मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि भाई देखो
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि डेली के ऑपरेशन, अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस हो सेल परचेज, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो प्रोडक्ट को बनाना उसको सेल करना, सर्विसेज का बिजनेस हो तो सर्विस को जनरेट करना उसको सेल करना, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाता है। ठीक है, इससे जो पैसे जनरेट होते हैं वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड करोगे, और इस पे जो पैसे खर्च होते हैं, एक्सपेंस आउट होते हैं, आउटफ्लो होता है, उसको आप माइनस कर दोगे। ठीक है, इनफ्लो का मैंने आपको बताया, कस्टमर से पैसे आते हैं, कोई अदर रिसोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उनसे पैसे आते हैं, अगर बैंक में कोई डिपॉजिट वगैरह रखवाया हुआ है तो इंटरेस्ट रिसीव होता है, वो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको बता दिए मेजर जो आपके पास कैश इनफ्लो के रिसोर्सेज हैं, यहाँ से पैसे आते हैं, इनको आपने ऐड करना है। पैसे खर्च का होते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, सप्लायर्स को पैसे देते हैं। ठीक है, अगर बैंक से लोन लिया हुआ तो इंटरेस्ट देते हैं, और गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हैं, और इनसे जो कैश फ्लो जनरेट होता है वो हम ऐड करते हैं, कैश फ्लो जो इसके ऊपर डिस्पर्स होता है वो हम माइनस करते हैं, और सिंपल ये कैश सारा आया और ये कैश सारा गया, तो इसमें से ये सब माइनस करोगे तो आपके पास आता है नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इनारा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ये बताओ किस सिचुएशन में ये वाला फिगर पॉजिटिव होगा और किस सिचुएशन में ये वाला फिगर नेगेटिव होगा? कैश इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव होगा, आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव होगा। अच्छा, वेरी गुड। फसिया सही बोला है इनारा ने। सर जब अगर इनफ्लो हमारा ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर आउटफ्लो कम होगा तो ये पॉजिटिव की कंडीशंस है। अगर इनफ्लो जो है वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो उसमें नेगेटिव होगा। एक्सीलेंट। ठीक है इनारा, समझ में आई आपकी बात कि अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो ये वाला फिगर पॉजिटिव होगा, और अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तो ये वाला फिगर नेगेटिव होगा। बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपकी इनकम 10,000 है, खर्चा 15,000 है, तो भाई आखिर में 5,000 आपके नेगेटिव होंगे, और अगर आपका इनकम 15,000 है, खर्चा 10,000 है, तो 5,000 बचेंगे आखिर में। तो बिल्कुल ऐसे कंपनी में भी है कि अगर पैसे आए ज्यादा है खर्च कम हुए हैं तो पॉजिटिव है, और अगर पैसे कम आए हैं खर्च ज्यादा हो गया तो नेगेटिव है। ठीक है, मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं जो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ खर्च आए, ऑपरेशन की बात हो रही है, और फिर इसका नेट डिफरेंस ले लेना है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिचुएशन मैंने बता दी है कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो इस तरह से बनेगा अगर डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाना है तो। लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड है, और मैं यहाँ पर ये भी ऐड करता चलूं कि नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड ही यूज होता है। ठीक है, जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो यूज करती हैं। क्वेश्चन भी नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड का आता है, लेकिन आने दोनों चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, इस वजह से दोनों पढ़ाए जाते हैं, बट नॉर्मली पूरी दुनिया में वो इनडायरेक्ट मेथड ही यूज हो रहा होता है। डायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत कम कंपनीज यूज करती हैं, ना होने के बराबर। ठीक है, अब अगर इनडायरेक्ट मेथड हो तो फिर ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, और इसकी जगह जो है वो इनडायरेक्ट मेथड का ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो वो कैसे होगा फिर उससे, वो यहाँ पर रिलेटिवली ये थोड़ा सा। स्क्रीन नहीं आ रही। ओहो, जी सर अभी आ रही है? यस सर। वेरी गुड। ठीक है ना, सो इनडायरेक्ट मेथड रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो आपने ये बोल दिया कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कैश कितना रिसीव हुआ ये कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि यार हमने कैश कितना रिसीव किया, तो वो आप कैसे करोगे कि आप ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल देखोगे कि कस्टमर से कितना लेना था, फिर थ्रू आउट द ईयर कितनी क्रेडिट सेल की है।
ठीक है। तो ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल और इस साल जो क्रेडिट सेल की है, दोनों फिगर को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा कि कस्टमर से टोटल कितना लेना है। फिर उस टोटल अकाउंट रिसीवेबल में से एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल को लेस करोगे तो इस पीरियड में जो कैश आपने रिसीव किया होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिससे आपका एंडिंग कैश आपने कितना रिसीव किया कस्टमर से ये कंप्यूट होके आएगा। सही है। तो समझो कि ये इसके लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह इसके लिए यानी कि जितने भी एलिमेंट है कैश फ्लो में उस तमाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बेसिकली जो डिफिकल्टी है वो उन कैलकुलेशन में आती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आपकी लॉजिक क्लियर नहीं हुई और आपकी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो वो कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। बाकी ये स्टेटमेंट को रटना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, असल चीज वो है। तो फिलहाल हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर हम कैलकुलेशंस को भी समझ लेंगे वन बाय वन। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम इनडायरेक्ट मेथड पे जाते हैं। अगर इनडायरेक्ट मेथड होगा तो भाई ये वाला पूरा पोर्शन रिप्लेस हो जाएगा, इस वाले पोर्शन से ये हट जाएगा और ये वाला आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं नेट इनकम। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब यह है कि हम इनडायरेक्टली जो है वो अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करते हैं। और उसका तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपने नेट इनकम ले लेनी है। और यहाँ पर मैं इरमा अमजद मौजूद है। इरमा, जी सर। हाँ मुझे ये बताओ ये नेट इनकम का फिगर कहाँ से मिलेगा मुझे? सर इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट से। गुड, ठीक है। सो हमें नेट इनकम का फिगर इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा। बच्चों वाली बात है, कोई मसला ही नहीं है। वहां से हमने नेट इनकम देख के यहाँ लिख लेना है। पहली चीज तो हो गई। फिर हमें करनी होती है एडजस्टमेंट। तो दो तरह की एडजस्टमेंट होती हैं, तब जाके हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, पहले मैं मेजर इसको बताता हूँ फिर मैं इसमें माइनर में जाऊंगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है हमारे पास कि हमें तमाम नॉन कैश आइटम्स इस नेट इनकम में वापस से ऐड करने हैं। क्योंकि जब हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन भी लेस कर रहे होते हैं, बैड डेट्स भी लेस कर रहे होते हैं, हम जो है वो एमोर्टाइजेशन भी लेस कर रहे होते हैं। बट ये सारे नॉन कैश एक्सपेंस हैं, इनके अगेंस्ट में हमने कैश पे नहीं किया होता। ठीक है, डेप्रिसिएशन की अगर आपको एडजस्टिंग एंट्री याद हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा नहीं होता है। सही है, तो हम कैश पे नहीं करते। बैड डेट्स के अगेंस्ट भी हम कैश पे नहीं करते। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह एमोर्टाइजेशन के अगेंस्ट भी हम कैश पे नहीं करते। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर एमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ये इनकी एंट्रीज होती हैं। सही है, तो ये जितने भी नॉन कैश आइटम हैं ये हम वापस से ऐड करेंगे, नेट इनकम में वापस से ऐड करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड एम्बोटाइजेशन, ठीक है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये तीनों चीजें दी हुई हैं और ये क्या कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एमोटाइजेशन हो, डेप्रिसिएशन हो या बैड डेट्स हो, वो यहाँ पर नेट इनकम में वापस ऐड हो जाते हैं ताकि जो नॉन कैश आइटम हमने लेस किए थे उनका इम्पैक्ट जो है वो हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन बनता है अदीना सभी, यस सर। मुझे ये बताओ कि ये जो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, इनका फिगर मुझे कहाँ से मिलेगा? सर उससे बैलेंस शीट से। वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अंबर रफीक जी सर। जी, ये फिगर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड बैड डेट्स। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड एक्सपेंस हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगे। और एमोर्टाइजेशन? सर वो भी क्या? एमोर्टाइजेशन क्योंकि इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी। वो भी इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तीनों की एंट्रीज मैंने बताई हैं और मैंने तीनों में
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एमोटाइजेशन एक्सपेंस और बैड डेट्स एक्सपेंस बोला है। और ये बच्चों वाली बात है कि एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं, तो इन तीनों के फिगर्स भी मुझे इनकम स्टेटमेंट से बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट इनकम में इनकम स्टेटमेंट से उठा लूंगा और बाकी डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन और बैड डेट्स का फिगर भी मैं इनकम स्टेटमेंट से उठा लूंगा और ऐड कर लूंगा। तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, प्लस करना भी सबको आता है और जो है वो कैलकुलेटर भी सबके पास है, तो यहाँ तक तो मसला नहीं है। अब आगे हम चलते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट, तमाम नॉन कैश आइटम्स आपको ऐड कर देने हैं। ये सबको क्लियर हो गई बात? कोई एक बता दे, किसी को मसला है तो वो पूछ ले यहां तक। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट होती है किस चीज की? नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास होती है जो नॉन कैश हमारे पास लॉसेस या फिर गेन होता है। ठीक है, तो लॉसेस या फिर जो गेन होता है नॉन कैश या फिर एसेट्स की सेल्स के ऊपर, तो वो भी यहाँ पर एडजस्ट होता है, क्योंकि वो गेन भी हमने इनकम स्टेटमेंट में मेंशन किया होता है। तो अगर गेन हुआ होता है तो वो लेस होता है, और अगर लॉस होता है तो वो ऐड होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इनकम स्टेटमेंट नेट इनकम कंप्यूट कर रहे होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, तो हम लॉसेस को लेस कर रहे होते हैं, और अगर कोई गेन होता है तो उसको अदर इनकम में ऐड कर रहे होते हैं। सही है, तो जो काम हम इनकम स्टेटमेंट में करते हैं यहाँ पर वो रिवर्स हो जाना है। अगर लॉसेस को वहां पर हम लेस कर रहे हैं तो यहाँ हम लॉसेस को ऐड करते हैं, और इसी तरह गेन को वहां पर हम ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर लेस करना पड़ता है, ताकि जो गेन ऑन एसेट या फिर लॉस ऑन एसेट की सेल है इसका इम्पैक्ट भी नेट इनकम से खत्म हो जाए। तो नेट इनकम से तमाम नॉन कैश आइटम का इम्पैक्ट हमें खत्म करना होता है। और नॉन कैश आइटम में हमारे पास डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, बैड डेट्स, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये 5 चीजें होती हैं। इनको अपने दिमाग में फिट कर लो, इन पांचों की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अभी नॉन कैश आइटम की कहानी, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी नंबर 1। और नॉन कैश आइटम में 5 चीजें आती हैं, वो भी मैंने आपको बता दी। सेकंड, सर 5 चीजें रिपीट कीजिएगा। डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, बैड डेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। नाउ सेकंड चीज जो है वो हमारी है वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट को पहले मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो फिर ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। और उसके लिए यहाँ पर मैं एक एक्सेल फाइल जनरेट कर देता हूँ। फिर भाई ओपन हो जाओ। ओके, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ और उसका आंसर हम जो है वो लेते हैं, किससे लेंगे भला? चलो जैनब शमीम, जी सर। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है
कि इन्वेंट्री जो है वो मेरा कौन सा एसेट है? इन्वेंट्री हम्म, करंट एसेट है हमारा। हमारा जो है वो करंट एसेट है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे वर्किंग कैपिटल का फार्मूला बताओ। वर्किंग कैपिटल का क्या हुआ? कोई मुश्किल बात पूछ ली है मैंने? कोई और जो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला बता सके? करंट एसेट माइनस करंट करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। नो सर माइन डिवाइड वाला कौन था भाई? लाइबिलिटी। ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो थोड़ा सा, सही है, यही काम आएगा। मैं तो थक गया हूँ बोल बोल के, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है वर्किंग कैपिटल को? वर्किंग कैपिटल को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर ट्राई करूं? जरूर। सर इसमें वही वाला कैपिटल होता है ना, जो जिससे हमारे बिजनेस में जितना भी अभी करंट एसेट यूज हो रहा है उसमें से हम लोग जो भी हमारी लायबिलिटीज होती है उसको हटा देते हैं, तो वो जो एसेट होता है वो हमारा एज अ कैपिटल हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं शायद बिजनेस में। अच्छा, तो मैंने कुछ पोर्शन बनाए हैं, कोई और ट्राई कर सकता है अगर करना चाहे तो भाई। सर जो कैपिटल डेली ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो कौन बोला? कौन बोला भाई? बोलो, डर क्यों रहे हो भाई? डर क्यों रहे हो? इतना डर क्यों रहे हो यार? बोलो, सही बोला था। NCL हो गया और कैप हो गया। चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो एसेट्स ऑलवेज इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये मेजर इक्वेशन है आपकी। फिर अगर इसको फर्दर ब्रेक करें तो हम बोलते हैं एसेट में दो टाइप हैं, करंट एसेट है, फिक्स एसेट है। इसी तरह हम अगर जो है वो दूसरी साइड पे है तो हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं एंड कैपिटल। ठीक है, नाउ मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखो जो करंट एसेट हैं इनकी लाइफ जो है वो मैक्सिमम 1 साल होती है, यानी कि विद इन 1 ईयर ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर नॉन करंट लाइबिलिटी को हम देखें तो नॉन करंट लाइबिलिटी वो है जिसकी पेमेंट हमें लॉन्ग टर्म में करनी है। सही है। करंट लाइबिलिटी वो है जिसकी पेमेंट हमें शॉर्ट टर्म में करनी है, विद इन 1 ईयर करनी है, ये 1 साल से ज्यादा का कर्जा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जब भी हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट या तो हम कैपिटल से कर रहे होते हैं या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी से कर रहे होते हैं। ठीक है, हम कभी भी करंट लाइबिलिटी से फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, और ये हम क्यों नहीं करते ये बिस्मा बताएंगी। बिस्मा क्यों नहीं करते हम? क्योंकि सर फिक्स एसेट हाईली लिक्विड नहीं होते उन, तो और अगर हम उसको करंट लायबिलिटी में करेंगे तो वो हमें जल्दी पे विद इन ईयर पे करनी होती है। एसेट का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि अगर मैं फर्नीचर खरीद लेता हूँ फॉर सपोज, ठीक है, तो अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ तो उसकी लाइफ 5 ईयर या 10 ईयर है, तो उसका बेनिफिट जो मुझे मिलेगा या उसका जो इनफ्लो वापस रिवर्स होगा वो अगले 5 साल में होगा। अब अगर मैं नॉन करंट लाइबिलिटी से उसको इन्वेस्ट करता हूं तो कोई मसला नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटी भी लॉन्ग टर्म होती है। अगर कैपिटल से करता हूं तब भी मसला नहीं है, कैपिटल मेरा अपना पैसा है। लेकिन अगर मैं करंट लाइबिलिटी से करता हूं तो मसला है,
क्योंकि इसका बेनिफिट 5 साल में आना है, लेकिन करंट लाइबिलिटी होल्डर तो भाई 1 साल के आखिर में मेरे घर पे खड़ा होगा कि भाई मेरे पैसे तो दे दो, तो मैं कैसे दूंगा, नहीं दे सकता हूँ उसको, ठीक है। तो हम कभी भी फिक्स एसेट में करंट लाइबिलिटी से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये दो सोर्सेज होते हैं जिससे हम करते हैं। इसी तरह करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटी से नहीं करते, कभी भी नहीं करते, कोई भी कंपनी नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि ये करंट एसेट का जो बेनिफिट है वो हम 1 ईयर में ऑप्टेन कर लेते हैं, और नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है, तो दोनों की नेचर अलग है। तो यहाँ से हम कभी इन्वेस्टमेंट हम करंट एसेट में नहीं करते। करंट एसेट से हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो या तो करंट लाइबिलिटी से होती है या फिर कैपिटल से होती है। ओके, तो आप देखो कैपिटल को आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो और कैपिटल को आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कैपिटल दोनों जगह इन्वेस्ट हो रहा है। पहली बात तो ये नोट करने वाली है, सही है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि कैपिटल जो है वो आप करंट एसेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और कैपिटल को आप जो है वो फिक्स एसेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, नंबर 1, ठीक है। ये वाला रिसोर्स आप इन दोनों पे यूज कर सकते हो। नॉन करंट लाइबिलिटी का मैंने आपको बोला कि भाई ये फिक्स एसेट पे तो खर्च होता है, लेकिन ये करंट एसेट पे खर्च नहीं होता। अब फिक्स एसेट मैंने आपको बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फिक्स एसेट क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ये सॉरी, फिक्स एसेट क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर रहा हूँ कैलकुलेट, तो फिक्स एसेट तो साइड पे हो गए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपसे बोला कि जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें ये दो चीजें आती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है। शेयर होल्डर इक्विटी की जो ट्रांजेक्शन है और नॉन करंट लाइबिलिटी की जो ट्रांजेक्शन है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया दोनों मिला के, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, सही है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल ऐसे ही पता होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। नाउ हमने बोला कि कैपिटल हम ये दोनों जगह इन्वेस्ट करते हैं जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट की सेल परचेज, मजीद आसान कर देता हूं, ठीक है। मैं मजीद इसको आसान कर देता हूं आपके लिए, ताकि आप जो है वो इसको आसानी से समझ सको। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने यहाँ लिख दिया फिक्स एसेट के साथ, और इसको हम थोड़ा सा अलाइन भी कर लेते हैं। तो सिस्टम में पता नहीं क्या स्लो हो गया, चलो ठीक है भाई। ये हो गई आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये दोनों मिला के आपकी हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। इसको हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नाम दे दिया, उसको हमने फाइनेंसिंग। बचा क्या हमारे पास, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, ये दोनों मिला के फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, और ये दोनों मिलाकर जो है वो आपका करंट लायबिलिटी और करंट एसेट जो है ये आपका हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो 3 तरह की एक्टिविटी होती है, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। नाउ कैपिटल को हम यहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कैपिटल को हम यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी को सिर्फ यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। करंट लायबिलिटी को जस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, सही है। सो अब हमने सिर्फ करंट एसेट को अगर हम देखें कि यार इससे कौन कौन सी चीज रिलेट कर रही है, तो इससे 2 चीजें रिलेट कर रही है। करंट एसेट इन्वेस्टमेंट या तो कैपिटल से आ रही है या फिर करंट लायबिलिटी से आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब मैं इस को तो एलिमिनेट कर देता हूँ फिक्स एसेट वाले को, कि कैपिटल से फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कंसर्न है सिर्फ करंट एसेट से। फिक्स एसेट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई रोल नहीं होता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरी समझ में बात यही कि यार करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट है एक तो कैपिटल से आती है, ठीक है, और दूसरा करंट एसेट में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है करंट लायबिलिटी से। ये 2 जो है वो रिसोर्सेज हैं जो कि आपके करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, करंट लायबिलिटी और कैपिटल, सिंपल। नाउ अगर और
जो आपका कैपिटल है वो यहाँ पर भी इन्वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर भी इन्वेस्ट हो रहा है, दोनों जगह इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल का वो पोर्शन जो फिक्स एसेट पे इन्वेस्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स कैपिटल, ठीक है। क्योंकि देखो अगर कैपिटल का पैसा आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल के लिए या 3 साल एसेट की जो भी लाइफ है उसको भूल जाओ, वो आपको नहीं मिलना वापस। फर्नीचर खरीद लिया तो 5 साल के लिए आपने कैपिटल का वो पोर्शन बाउंड कर दिया है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं फिक्स एसेट। और कैपिटल के इस पोर्शन को जो इसमें इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल या फिर नॉन वर्किंग कैपिटल। कैपिटल का वो पोर्शन जो करंट एसेट में इन्वेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वो रोजमर्रा के ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो कैपिटल भी यहाँ इन्वेस्ट होता है, करंट लाइबिलिटी भी यहाँ इन्वेस्ट होती है। अगर मुझे ये देखना है कि करंट एसेट में कैपिटल वर्किंग कैपिटल कितना है तो सिंपल, अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये करंट एसेट जो है वो 1 लाख के हैं, ठीक है, करंट लाइबिलिटी जो है वो मेरी 30,000 की है, सही है। ये दो चीजें मुझे पता है और कैपिटल इसमें कितना इन्वेस्ट है ये मुझे नहीं पता है, तो भाई मैं कैसे पता करूंगा बिस्मा? बिस्मा आवाज आ रही है? जी सर, रिपीट करेगा। अगर मेरा एक करंट एसेट 1 लाख के हैं, करंट लाइबिलिटी 30,000 की है, तो मुझे ये पता करना है कि कैपिटल करंट एसेट में कितना है, तो मैं कैसे पता करूंगा? इन कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके। क्यों करूंगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज? क्योंकि उसमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों आ रहे होते हैं। क्या रहे होते हैं? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज उसमें यूज हो रहे होते हैं हमारे। किसमें यूज हो रहे होते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो करंट एसेट है इसमें यहाँ से भी पैसे इन्वेस्ट हैं और दूसरा पैसे इन्वेस्ट है वो कहाँ से इन्वेस्ट है? वो इन्वेस्ट है करंट एसेट में यहाँ से। सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कैपिटल इन्वेस्ट होता है करंट एसेट में और करंट लाइबिलिटी इन्वेस्ट होती है, ठीक है। अब अगर लाख रुपए के करंट एसेट है और करंट लाइबिलिटी 30,000 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लाख रुपए में 30,000 तो यहाँ से आए होंगे, बाकी 70,000 वो कैपिटल से आएंगे, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? सर एक प्रॉब्लम है, जी। आप 2 मिनट के लिए वो लॉक खोल सकते हैं जूम मीटिंग का, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है, तो मैं मोबाइल से लॉग इन करूंगी। तो बैटरी तुम लगा लो, चार्जर नहीं है? आप लॉक खोल सकते हैं जूम मीटिंग का 2 मिनट के लिए? नहीं खोल सकता हूँ ना, दूसरे लोग आ जाएंगे बीच में। सर मैं फिर डेड हो जाएगी ना बैटरी लैपटॉप की, तो मेरी रह जाएगी क्लास। लो फटाफट अटेंडेंस ले लो, जो लोग अभी ले ली सर उसने अटेंडेंस। बस ले लिए ना, जबरदस्त हो गया, ये लो लॉक कर दिया मैंने। के बाद जो भी आएगा फंसिया ऐड नहीं करना है उसको अटेंडेंस। जल्दी करो, टाइम नहीं है, 10 मिनट रह गए यार क्लास एंड होने में। अच्छा जी, सही है भाई, ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि भाई अगर ये लाख रुपए करंट एसेट 30,000 करंट लाइबिलिटी से आया तो बाकी 70,000 यहाँ से आया होगा। इसी को हम वर्किंग कैपिटल के फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं और हम बोलते हैं कि ठीक है भाई हमारे पास करंट एसेट है 100,000 और इसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे 30,000 तो भाई हमारे पास जो है वो आ जाएगा 70,000 अपना वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो इज इक्वल टू 70,000 हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ये साइंस आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर आपके लिए मसला होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सिंपल सा, कि अगर करंट एसेट इंक्रीज होंगे, ठीक है, फॉर सपोज के इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होती है तो हमारे पास कैश कम होगा या ज्यादा होगा?
मजीद आसान कर देता हूँ, इस 1 लाख रुपए करंट एसेट में इन्वेंट्री मेरे पास 20,000 थी पहले, ठीक है। फिर अब ये इन्वेंट्री इंक्रीज होके हो गई है फॉर सपोज 50,000, ठीक है। तो कैश फ्लो के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, कैश मेरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आसान, क्या करना है, हमारा कितना है वो चेक कितने बना दें, चाबी दे दो सर, जुनेद को दे दो, इसमें वो है चेकबुक और स्टैम्प पेपर, वो मुझे दे दो दोनों चीजें, अपनी चाबी दूंगा। जी भाई क्या हो गया, कुछ पूछा है मैंने? यार सुन हो जाते हो यार आप लोग। फसिया, ठीक है यस सर। बताओ बेटा, यस सर। जी बताओ, टाइम फ्री है सर इन्वेंट्री खरीदेंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री में आपका परेशानी क्या बात है, बस सिंपल, अगर इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कैश हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री क्या है, हमारा करंट एसेट है। यस सर। अच्छा, इसका मतलब है कभी भी करंट एसेट बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, कैश क्या होगा, कम होगा। रूल क्या बना कि करंट एसेट अगर बढ़ेंगे तो हमारा कैश कम होगा। इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आए। तो हमारा कैश क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसका उलट होता है, करंट एसेट इंक्रीज के बजाय हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, फिर क्या होगा? तो सर बढ़ जाएगा हमारा कैपिटल। तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये बात सबकी समझ में आ गई? सही है, क्योंकि इन्वेंट्री खरीदेंगे तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, इन्वेंट्री बढ़ेगी, अगर 30,000 से इन्वेंट्री बढ़ी है तो मतलब मैंने 30,000 दिए होंगे, ठीक है। तो मेरा जो कैश है वो डिक्रीज होगा, और इसी तरह अगर मेरी ये इन्वेंट्री कम होती है, अगर 50,000 है और 20,000 हो गई, तो इसका मतलब है मैंने इन्वेंट्री बेच दी है, मैंने इन्वेंट्री बेच दी है तो फिर उसके पैसे आए होंगे, तो मेरा कैश जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये गोल्डन रूल बन गया कि कभी भी करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो माइनस होंगे, और कभी भी करंट एसेट डिक्रीज होंगे तो ऐड होंगे, क्योंकि कैश इंक्रीज का मतलब क्या है कि प्लस हुआ है, और डिक्रीज का मतलब क्या है, डिक्रीज का मतलब ये है कि माइनस हुआ है। सही है, तो आपने अब रूल क्या याद कर लेना है कि करंट एसेट जब भी इंक्रीज होंगे तो भाई कैश माइनस होगा, और करंट एसेट जब भी डिक्रीज होंगे तो कैश प्लस होगा। किसी को भी ये बात समझ नहीं आई भाई, दोबारा रिपीट कर दूंगा, लेकिन इसको समझना जरूरी है, अदरवाइज तुम लोगों को ये वर्किंग कैपिटल समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अब इससे ज्यादा मैं आसान करके समझा नहीं सकता हूँ, मैं पूरी साइंस समझा दी है कि ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अदरवाइज मैं सिंपली आपको ये चीज लिखवा के रटवा भी सकता था कि अगर करंट एसेट इंक्रीज हो तो कैश माइनस होगा, और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो तो कैश प्लस होगा, ये मैं लिखवा के भी कर सकता था, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये साइंस क्या है, क्यों होगा, तो रीजनिंग के साथ मैंने बता दिया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब किसी को मसला होना चाहिए, फिर भी अगर किसी को है तो यही पूछ लो, आगे चल के डिफिकल्टी होगी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर जैसा आपने बताया कि हम इन्वेंट्री खरीदेंगे तो हमारे करंट एसेट, लेकिन अगर यही चीज हमारे अकाउंट रिसीवेबल में हो, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो उसमें फिर भी कैश कम हो जाएगा? अकाउंट रिसीवेबल अगर पैसा आ रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा होगा ना, ये भी तो देखो ना, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है। यस सर। जब पैसे कोई आपको दे देता है, अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज करते हो डिक्रीज करते हो? सर डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करते हो, ठीक है। तो करंट एसेट जब भी डिक्रीज होंगे तो कैश को क्या करोगे, ऐड करोगे, अभी तो बताया मैंने, सही है। तो सही है सर। अकाउंट रिसीवेबल जब भी डिक्रीज होगा, पैसे आए हैं, ठीक है, तो आप ऐड कर लोगे, तो तुम्हारी बात सही हो गई, गलत तो नहीं हुई ना, ठीक है। तो आपने बस ये रूल्स को पकड़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी करंट एसेट है सब पे इसको अप्लाई करके देखना है कि अगर यार अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, इन्वेंट्री इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी तो क्या होगी। सिर्फ कैश को छोड़ देना है, कैश का रोल नहीं होता है, कैश के अलावा जितने भी करंट एसेट है उन सबको आपने अकाउंट फॉर करना होता है, ठीक है। एक तो ये गोल्डन रूल बन गया, तो भाई ये करंट एसेट
भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, यानी कि इनमें अगर कोई चेंज आएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। सही है, करंट एसेट इंक्रीज होते हैं या फिर डिक्रीज होते हैं, इसमें कोई भी चेंज आएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा, एक बात। इसी तरह दूसरा जो वर्किंग कैपिटल का पोर्शन है दैट इज करंट लाइबिलिटी, अगर करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज आता है तब भी आपका वर्किंग कैपिटल क्या है वो चेंज हो जाएगा। सही है, ये भी ध्यान में रखो। सही है, तो वर्किंग कैपिटल चेंज कब होगा, जब इन दोनों में चेंज आएगा, तो इन दोनों में चेंज आएगा वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा, और उसी की एडजस्टमेंट हमें कैश फ्लो में करनी होती है। तो करंट एसेट की एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी है, करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो माइनस हो जाएंगे, डिक्रीज होते हैं तो फिर ऐड हो जाएगा कैश आपका, सिंपल। इसी तरह आपकी दूसरी चीज है दैट इज करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज, अगर वो होगा तो क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा हमें। करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज और करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। सही है, अगेन मैं सवाल करूंगा फसिया से। फसिया, हमारा अकाउंट पेएबल यस सर। लाइबिलिटी, तुम्हारी वॉइस कट रही है फसिया, किसी और से पूछता हूँ। कौन है, सोहेबा आवाज आ रही है, बल्कि सुम्मी तुम्हें आवाज आ रही है? सुम्मी अमरीन, बड़े दिनों से मैंने आवाज आ रही है। अकाउंट पेबल कौन सी लाइबिलिटी है बेटा? जल्दी, क्या हो गया सुम्मी अमरीन? तुम्हारे नंबर ना -5 कर दिए मैंने। फातिमा अरशद, फातिमा अरशद सॉरी वो माइक का शोर है यार, करंट लायबिलिटी माइक जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रहा है यार, बड़ी बात है। करंट लाइबिलिटी है हमारा, अकाउंट पेबल करंट लाइबिलिटी है। ओके वेरी गुड। अगर अकाउंट पेबल पहले 1 लाख है और अभी अकाउंट पेबल 50,000 हो गया, तो कंपनी के कैश पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दो जरा। जल्दी करो, दूसरी जगह भी जाना है। सही बात है सर। यार कोई और जवाब दे दो, फातिमा अरशद आप दे दो यार, सुमी के साथ पता नहीं क्या मसला है। सर मैं बता दूं। हाँ बताओ, जल्दी बताओ यार। सर हमने लाइबिलिटी पे कर दी ना तो हमारा कैश कम होगा। कैश कम होगा, सिंपल सी बात है। जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी मीन दैट आपने लाइबिलिटी पे कर दी है और आपका कैश कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा गोल्डन रूल ये बना कि जब भी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपका कैश भी डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई? आपकी लाइबिलिटी लाख थी, 50,000 रह गई, तो बेसिकली डिक्रीज हुई है, आपकी लाइबिलिटी कम हुई है। तो लाइबिलिटी कम हुई है तो आपने बोला कि भाई सर कैश भी कम होगा क्योंकि हमने ये पे की है। सही है ना? तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो कैश भी डिक्रीज होगा, और इसी तरह अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो मतलब ये है कि आपके पास पैसा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 रूल आपको वर्किंग कैपिटल के लिए याद करने पड़ेंगे और इनको अच्छी तरह से समझना भी पड़ेगा, तब जाके ही आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये समझ में आ गया आपकी? अभी किसी को कोई मसला है पूछो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं वापस स्टेटमेंट में जाऊंगा तो फिर आप लोग घूम जाओगे। सबको क्लियर है? अरे भाई जवाब तो दो। यस सर, क्लियर है मुझे तो। यस सर। पल है ना, ये बताओ तो सही ना यार, मुझे तो पता चले ना क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। तो हम चलें? सर एक मिनट Sure, बात सुनो। जी सर जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे होंगे और कैश डिक्रीज हो रहा होगा तो वर्किंग कैपिटल का इम्पैक्ट क्या होगा? वेरी गुड, जबरदस्त।
क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये तो आप बताओ ना, जब भी आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और सपोज हमने यहाँ पर एग्जांपल ली थी कि हमारा जो है वो करंट एसेट 1 लाख है और करंट लाइबिलिटी 30,000 है। अगर हम करंट एसेट को पे करते हैं, ठीक है, सॉरी करंट लाइबिलिटी को पे करते हैं अगर, तो हमने देखना है कि वर्किंग कैपिटल पे असर क्या होगा। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 10,000 की लाइबिलिटी हमने पे ऑफ कर दी, तो अब हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, 20,000 हो जाएगी। 10,000 अगर पे कर दिए, और पे कहाँ से किए होंगे, करंट एसेट से पे किए होंगे। तो करंट एसेट क्योंकि कैश पे किया है तो कैश करंट एसेट है, यहाँ से पे किया होगा तो 10,000 यहाँ से भी कम हो जाएगा, तो ये 90,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखो कि यहाँ पर आपका 90,000 आ जाएगा, 90,000, और ये आपका 20,000 हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर आप करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर देते हो तो आपके जो है वो वर्किंग कैपिटल के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। दोनों नेट ऑफ होके खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों जो आपके कम हुए हैं वो उसको आपने यहाँ पर अकाउंट फॉर जरूर करना है, आपने लिखना जरूर है, ठीक है। क्योंकि देखो आप अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके स्टेटमेंट देखने वाले को पता कैसे चलेगा कि आपने ये 10,000 दिए हैं, ठीक है। और अभी हमने कैश फ्लो में पढ़ा कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पैसे कहाँ से आए और पैसे कहाँ खर्च किए हमने या कहाँ दिए हमने, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बताता है। तो लेकिन हमें ये अकाउंट वर्किंग कैपिटल पे फर्क कोई नहीं आया, लेकिन हमें ये एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। और दिखाने के लिए मैंने ये रूल्स आपको बताए हैं कि अगर आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपके पास पैसे आएंगे, और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो आपके पास से पैसे जाएंगे। तो आपको ये वाले जो रूल हैं ये याद रखना पड़ेंगे। ये गोल्डन रूल हैं, सुनहरी असूल हैं, इनको आपने याद रखना है। और ये याद रखते हुए अब हम वापस आ जाते हैं और अब आप इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं तो आप देखो ये बोल रहा है कि भाई डेफर्ड इनकम टैक्सेस, यानी कि वो टैक्सेस जो अगर आपको पे करने थे, लाइबिलिटी थी, ठीक है, टैक्सेस पेबल थे, अगर वो आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है, तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई होगी। और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो कैश माइनस होता है। ये अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि जब भी हमारी जो करंट लाइबिलिटी है वो डिक्रीज होगी तो कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस होगा। तो हमने यहाँ पर माइनस किया हुआ है, सही है। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, अगर अकाउंट रिसीवेबल जो कि करंट एसेट है इंक्रीज होता है तो जब भी करंट एसेट इंक्रीज होगा माइनस होगा, ये हमने यहाँ लिखा है। हमने क्या लिखा है कि भाई करंट एसेट जब भी इंक्रीज होंगे तो आपका अमाउंट माइनस हो रहा होगा, आपके पास से पैसा कम हो रहा होगा। तो ये आपको जो है वो इसी तरह से आपको जो है वो इन सब चीजों को देखना है, सही है। जो वर्किंग कैपिटल में आपके पास या तो करंट लाइबिलिटी का कोई आइटम होगा या तो आपके पास करंट एसेट का कोई आइटम होगा। और रूल मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं, आपने इन तमाम रूल्स पे रख के उसको देखना है। ये पूरी फाइल मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि इनमें से हर आइटम को देखना है और अच्छी तरह से इस चीज को समझ लेना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको करवा दिया है डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। किसी को ज्यादा पढ़ने का शौक है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी करवाऊंगा, पहले से पढ़ के रखना और थ्योरी भी पढ़ लेना अगर, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को ड्यूरिंग प्रैक्टिस कोई मसला होता है, यानी कि वो चीज ये देख रहा होता है और उसकी समझ में नहीं आती है, तो भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हो। मैं दोबारा उसको इंडिविजुअल भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये मुश्किल क्वेश्चन है तो आप लोगों को इसको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चीजें आपने मिस कर दी, जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो फिर आपसे क्वेश्चन होना नहीं है, आप घूम जाओगे बुरी तरह से। यही इस क्वेश्चन की सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये जो मैंने आज कॉन्सेप्ट आपको दिया ना, ये बिल्कुल आपके ना फिंगर टिप पे होने चाहिए। डन है, अटेंडेंस ले ली फसिया? यस सर। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।